जायंट एलियन रोबोट्स, एक्सप्लोसिव बैटल्स एंड एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बादशाह हुआ करती थी, बट धीरे धीरे ये आइकॉनिक फ्रेंचाइज कहीं गायब सी हो गई। फ्रॉम द आइकॉनिक ऑप्टिमस प्राइम टू द फैन फेवरेट बम्बलबी, ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दिया, अनप्रेडिक्टेबल एक्शन एंड इनसेन म्यूजिक एंड मच मोर। बट ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स, जिसे आज हम बेवर्स के नाम से जानते हैं, वो फ्लॉप क्यों हो गया? क्या इसके पीछे जिम्मेदार है माइकल बे या है स्टूडियो पॉलिटिक्स? द आंसर विल बी शॉकिंग। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की जब जापान में ट्रांसफॉर्मर्स की सेल सडनली ड्रॉप पर जा रही थी। फिर इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हुए हैस्ब्रो स्टूडियो, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स को ऑन करता है, उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स की एक सीरीज निकाली और जिस काम के लिए ये सीरीज निकली थी वो काम इसने नो डाउट बहुत अच्छे से किया। जापान में ट्रांसफॉर्मर्स की सेल स्काईरॉकेट कर गई। इसके बाद तो जापान वालों ने ट्रांसफॉर्मर्स की लड़ियां लगा दी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, टॉय की सेल भी ठीक ठाक हो रही थी। पर तभी हैस्ब्रो को ट्रांसफॉर्मर्स पर लाइव एक्शन मूवीज बनाने की चुल हुई। उन्होंने माइकल बे को एज अ डायरेक्टर कास्ट किया क्योंकि हैस्ब्रो ने बे का देखा हुआ था। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? वर्क। उन्होंने पेन एंड गेन और 13 आवर्स जैसी मूवी बनाई थी। फिर 2007 में रिलीज हुई ट्रांसफॉर्मर्स, जो ऑनेस्टली एक अच्छी मूवी थी। स्टोरी डिसेंट थी, एक्शन सीक्वेंसेस पचाने लायक थे और वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल। एक 2007 की मूवी होने के बाद भी ये वीएफएक्स के मामले में आज की मूवीज को अच्छी टक्कर दे सकी है। क्रिटिक्स के इस मूवी के रिगार्डिंग मिक्स्ड रिव्यूज थे। उस समय इसने अप्रॉक्स $700 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था, जो कि इसके प्रोडक्शन बजट से लगभग 5 गुना था। फिर 2009 में रिलीज हुई रिवेंज ऑफ द फॉलन, जो कि पिछले राइटर स्ट्राइक के चक्कर में उनके पास कोई स्टोरी तो थी नहीं, उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, उसी को एडिट करके बना दिया। पता नहीं ये करना क्या चाहते थे। अब इसी मूवी से इस यूनिवर्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। जो वीएफएक्स एंड सीजीआई फर्स्ट पार्ट में बढ़िया थे, वो इस मूवी में काफी डिसेंट से थे, या फिर कहूँ काफी कार्टूनिश टाइप के थे। इस मूवी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, वो थी मेगन फॉक्स। क्रिटिक्स ने तो मूवी को डिजास्टर तक बोल दिया, बट डू यू नो आयरनी की बात क्या है? ये मूवी बॉक्स ऑफिस नंबर्स में 3rd रैंक को विन करती है उस टाइम पर। इसने लमसम $850 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि इसके प्रोडक्शन बजट से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा था। एंड फिर 2011 में रिलीज हुई डार्क ऑफ द मून। टेक्निकली ये एक वेल मेड फिल्म थी। इनफैक्ट जो कांड रिवेंज ऑफ द फॉलन ने किया था, इसने उन सबको ठीक किया। बट इस मूवी को फिल्मिंग के टाइम पर एक कंट्रोवर्सी हो गई। माइकल बे ने मेगन फॉक्स को फायर कर दिया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मेगन फॉक्स ने एक इंटरव्यू में माइकल बे को हिटलर बोल दिया, जो बात बे को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मेगन फॉक्स को फायर कर दिया। सोर्सेस तो यही कहते हैं, बट इस पर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्रिटिक्स ने इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, बट इसने जैसे तैसे करके $1 अरब का मार्क टच कर लिया। अब टेक्निकली इस फ्रेंचाइज को यहीं पर एंड हो जाना चाहिए था। मेगाट्रॉन की डेथ हो चुकी थी, सेंट्रिन और सभी मेगा विलन की डेथ हो चुकी थी। ऑप्टिमस भी इतना इंजर्ड हो गया था कि वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इनफैक्ट उसका एक हाथ भी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। बट ये मूवी अच्छे खासे नंबर अचीव कर लाती है, इसलिए पैरामाउंट वालों को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर 2014 में रिलीज होती है एज ऑफ एक्सटिंक्शन। इस मूवी को नहीं क्रिटिक्स ने पसंद किया, ना IMDb ने, ना ऑडियंस ने। इस मूवी में उन्होंने कुछ यूनिक करने का ट्राई किया, बट दे फेल्ड। ट्रांसफॉर्मर्स 4 में बे ने ह्यूमन लीड को फील्ड में लाया, डिनोबॉट्स और अदर क्रीचर को इंट्रोड्यूस किया, पर इसका कोई फायदा नहीं रहा। मूवी फिर भी पिट गई। वेल, इसका भी एक रीजन है, प्लॉट होल्स। इस मूवी में इतने प्लॉट्स होने थे जिनको मैं इस वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता, बट मैं कुछ तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कहा था, डार्क ऑफ द मून की एंडिंग में ऑप्टिमस का एक हाथ पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसे कुछ गलत नहीं, इनफैक्ट कॉमिक्स में प्राइम का हाथ काफी बार टूट जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स खुद को रिपेयर नहीं कर सकते, बट एज ऑफ एक्सटिंक्शन में प्राइम का हाथ ठीक हो जाता है। बेसिकली प्राइम ने खुद को रिपेयर कर लिया था, पर कैसे? सेकंड, KSI ने मेगाट्रॉन के दिमाग से गल्वेट्रॉन को बनाया, लेकिन वो अचानक खुद को कंट्रोल कर लेता है और एकदम मेगाट्रॉन जैसा बिहेव करने लगा है। क्या सिर्फ दिमाग की कॉपी करने से पर्सनैलिटी भी आ जाती है? ये मूवी ऐसे प्लॉट होल्स से भरी पड़ी है, बट कैसे भी करके ये मूवी $1 अरब 100 मिलियन का मार्क टच कर लेती है। हैस्ब्रो और पैरामाउंट वालों को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, कम से कम बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स और द लास्ट नाइट। अब ये मूवी अपने साथ क्रिटिसिज्म इतना लाई थी जितना कभी माइकल बे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस मूवी में बे ने इतने कैरेक्टर्स डाल दिए, गल्वेट्रॉन, मेगाट्रॉन, यूनिक्रॉन एंड भी चीजें जिनका कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। और इस मूवी ने अपनी फ्रेंचाइज की लोएस्ट ओपनिंग के साथ सबको शॉक कर दिया। ओनली $600 मिलियन की ओपनिंग के साथ माइकल बे ने ये फ्रेंचाइज को छोड़ दिया। बस अब उनका मन नहीं था। जब उनकी इतनी बिग बजट मूवीज फ्लॉप हो रही थी, तो माइकल ने ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज को लीव कर दिया। अब बे के फ्रेंचाइज छोड़ने के बाद बारी थी एक फ्रेश शुरुआत की, और तब आती है 2018 की बम्बलबी। अब ये मूवी माइकल बे की डायरेक्टोरियल शैडो से बाहर थी। इस बार डायरेक्टर थे ट्रेविस नाइट, जो कि कुबो एंड डोटू स्ट्रिंग्स जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड एनिमेटेड फिल्म बना चुके थे। और ऑनेस्टली बम्बलबी वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। कहानी हार्ट टचिंग थी, कैरेक्टर्स रिलेटेबल थे, और बम्बलबी को पहली बार एक एक्चुअल पर्सनालिटी मिली। इस फिल्म का टोन बे मूवीज से बिल्कुल अलग था, ज्यादा ग्राउंडेड, इमोशनल और 80s नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ। क्रिटिक्स ने इसे जबरदस्त तरीके से सराहा। रॉटन टोमेटोज पर इसका स्कोर 91% तक गया। बॉक्स ऑफिस पे
इसने लगभग $470 मिलियन कमाए, जो थोड़े कम थे, लेकिन कंसिडरिंग इसका बजट कम था और फैन बेस फिर से ट्रस्ट बना रहा था, ये एक सॉलिड स्टेप था। बम्बलबी ने दिखाया कि ट्रांसफॉर्मर्स सिर्फ एक्सप्लोशंस नहीं बल्कि इमोशन भी दे सकते हैं। फिर आती है 2023 की ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑम्फोरस बीस्ट्स। अब इस मूवी का मकसद था बम्बलबी वाली कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाना और साथ ही बीस्ट वॉर्स जैसे फैन फेवरेट एलिमेंट्स को भी लाना। प्राइमल, चीटर, राइनॉक्स जैसे मैक्सिमल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और मूवी ने एक्शन और नॉस्टैल्जिया का बैलेंस ट्राई किया। स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी, पर फाइनल बैटल और यूनिक्रॉन टीज ने ऑडियंस को एक्साइटेड कर दिया। बॉक्स ऑफिस पे इसने लगभग $438 मिलियन कमाए, जो ओके परफॉर्मेंस था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए, पर फैंस को थोड़ा नॉस्टैल्जिया जरूर मिला। और अब बात करते हैं फ्रेंचाइज के फ्यूचर की। राइज ऑफ द बीस्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में एक मेजर क्रॉसओवर टीज हुआ, जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का मिलन। यस, पैरामाउंट अब ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो को एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाना चाहता है। कॉमिक बुक फैंस को ये आइडिया एक्साइटिंग लग सकता है, पर जनरल ऑडियंस के लिए ये एक रिस्की मूव हो सकता है। तो इस यूनिवर्स में दिक्कत अब आ गई जब हैस्ब्रो और पैरामाउंट ने ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज को फुल फ्लेज्ड यूनिवर्स बनाने का डिसीजन लिया। इनफैक्ट इसे ओरिजिनली एक ट्रिलॉजी की तरह ही प्लान किया गया था, क्योंकि जब तुम डार्क ऑफ द मून देखोगे तो उसकी एंडिंग इस तरह लिखी गई थी। सभी मेगा विलेंस की डेथ हो चुकी थी, ऑप्टिमस भी इतना घायल हो गया था कि अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था। बट पैरामाउंट वालों ने इसे एक यूनिवर्स बनाने का ट्राई किया। तो तुम ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज के फेलियर के लिए माइकल बे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। वो बस 19% रिस्पॉन्सिबल है, बाकी स्टूडियो पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। बट अब कभी भी बे वर्स की कोई रील या वीडियो कभी मेरी फीड में आती है तो मैं देख नहीं पाता, ये जानकर कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। यार, मैं दिल से चाहता था कि ये ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज सफल हो, बट हम और कर भी क्या सकते हैं। बट माइकल बे के जाने के बाद शायद कुछ इस फ्रेंचाइज का हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। हिट द सब्सक्राइब बटन। गुड बाय।